हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रहलाद कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीके सर की क्लास। कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति के पाठ 6 राजनीतिक दल का अध्ययन हम लोग करेंगे। अध्ययन की सुविधा से इस पाठ को हम लोग 2 भागों में पढ़ेंगे, भाग 1 और भाग 2। पहले भाग 1 और भाग 2 में अध्ययन करने वाले बिंदुओं पर हम लोग नजर डाल लेते हैं। भाग 1 में अध्ययन के बिंदु होंगे राजनीतिक दल का अर्थ, राजनीतिक दल के कार्य, राजनीतिक दलों की आवश्यकता और राजनीतिक दलों की संख्या। भाग 2 में हम लोग राष्ट्रीय दल, क्षेत्रीय दल, राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौतियां और राजनीतिक दलों में सुधार के उपाय बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, तैयार हो जाइए भाग 1 के लिए। पाठ शुरू करने के पहले हम लोग ये समझ लें कि राजनीतिक दल अर्थात पॉलिटिकल पार्टी का अर्थ क्या है। सरल शब्दों में राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह है जो चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता पाने के लिए एकजुट होते हैं। वस्तुतः राजनीतिक दल लोगों की नब्ज पहचानते हुए कुछ नीतियां और कार्यक्रम बनाते हैं। वे आम चुनाव में सत्ता पाने के बाद इन्हीं नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने का प्रयास करते हैं। बच्चों, राजनीतिक दलों का झुकाव किसी वर्ग विशेष या समुदाय विशेष के प्रति भी हो सकता है। वस्तुतः राजनीतिक दल की पहचान उसकी नीतियों और जनाधार के आधार पर परिभाषित होता है। राजनीतिक दल के घटक। राजनीतिक दल के 3 घटक होते हैं। नंबर 1 नेता, नंबर 2 सक्रिय सदस्य और नंबर 3 समर्थक। राजनीतिक दल के मुखिया को नेता कहते हैं। इसके जो पीछे वाली लाइन होती है वह सक्रिय सदस्यों की है और सबसे बाद में इसका तीसरा घटक या आयाम होता है जो इन दलों के सपोर्टर अर्थात समर्थक होते हैं। विजुअल्स में आप लोग नेता और उनके समर्थकों की तस्वीर साफ साफ देख पा रहे हैं। राजनीतिक दल के कार्य। बच्चों, जैसा मैंने पहले बताया, राजनीतिक दल सत्ता में आने के लिए चुनाव लड़ते हैं और विजय श्री प्राप्त करने के बाद सरकार बनाते हैं। इसके अतिरिक्त जरा हम ये भी नजर डाल लें कि वस्तुतः राजनीतिक दल करते क्या हैं। मोटे तौर पर इनके 7 कार्य हैं। पहला, चुनाव में भागीदारी। सभी राजनीतिक दल आम चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं, अपनी नीतियां और कार्यक्रम बनाते हैं तथा अपने दल के अधिकृत प्रत्याशियों को चुनाव में विजयी होने के लिए चुनाव प्रचार करते हैं। दूसरा कार्य है अलग अलग नीतियां और कार्यक्रम बनाना। सभी राजनीतिक दल अपनी प्रतिबद्धताओं के अनुसार जनता के सामने नीतियां और कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं तथा जनता का समर्थन इन नीतियों और कार्यक्रमों के प्रति जुटाने की कोशिश करते हैं। राजनीतिक दल का तीसरा कार्य है विधि निर्माण या कानून निर्माण। आम चुनाव के बाद जब सरकार बन जाती है, ऐसी स्थिति में व्यवस्थापिका अर्थात संसद या राज्य विधानमंडल, जिसका मुख्य कार्य कानून बनाना है, वे अपने
कार्य को गति देते हैं। चूंकि राजनीतिक दल के उम्मीदवार विजयी होने के बाद इन्हीं व्यवस्थापिकाओं के सदस्य होते हैं, लिहाजा विधि निर्माण या कानून निर्माण में उनकी महती भूमिका होती है। बच्चों, राजनीतिक दल का चौथा काम है सरकार बनाना और सरकार चलाना। आम चुनाव के बाद सत्ताधारी दल सरकार जो बना के सत्ता में या पावर में आता है, वह सरकार बनाता है और फिर उसे प्रभावी ढंग से चलाता है, जिसका लाभ आम जनता को मिलता है। राजनीतिक दल का पांचवा काम है प्रतिपक्ष की भूमिका। बच्चों, यहां यह रोचक तथ्य है कि चुनाव में कोई एक ही उम्मीदवार या एक ही पार्टी जीत करके आती है। जो उम्मीदवार या पार्टी चुनाव में नहीं जीत पाती, दूसरे नंबर पर रहती है, या खेल की भाषा में, प्रतियोगिता की भाषा में हम कह दें कि रनर अप होती है, वह संसदीय परंपरा में विपक्ष की भूमिका निभाती है। इस रूप में राजनीतिक दल सरकार की कमियां ढूंढते हैं, उनकी आलोचना करते हैं और सरकार के खिलाफ जनता में माहौल बनाते हैं। विपक्षी दल प्रतिपक्ष की भूमिका में जनता के मूल जो कार्य हैं कल्याण के, उन पर सरकार का ध्यान खींचते हैं और तदनुसार कार्यवाही करने के लिए सरकार को विवश करते हैं। राजनीतिक दल का अगला कार्य है जनमत या लोकमत निर्माण। राजनीतिक दल अपने विचारों से, नीतियों से और कार्यक्रमों से जनता के मतों को, विचारों को प्रभावित करते हैं, क्योंकि राजनीतिक दल जिस मुद्दे को उछाल देते हैं वह चर्चा में आ जाता है और जिस मुद्दे को कम चर्चा मिलती है वह पृष्ठभूमि में चला जाता है। ऐसे में राजनीतिक दल की जो गतिविधियां हैं वह जनमत निर्माण में सहायक होती है। राजनीतिक दल का सातवां और अंतिम कार्य है सरकारी योजनाओं और जन कल्याण कार्यक्रमों का प्रचार और प्रसार। बच्चों, राजनीतिक दल सत्ता में है या विपक्ष में है, दोनों ही दशा में वह सरकारी योजनाओं और कल्याण के कार्यक्रमों का प्रचार करती है और प्रसार करती है। चुनाव के दौरान या चुनाव की पूर्व संध्या पर इनकी सक्रियता तो देखते ही बनती है, जब वह छोटे छोटे मुद्दे के लिए जनता के लिए लड़ाई लड़ते हैं, पसीना बहाते हैं और किसी भी काम को पूरा कराने के लिए अपना पूरा जोर लगा देते हैं। बच्चों, अब प्रश्न उठता है कि क्या राजनीतिक दल की वाकई आवश्यकता है? वस्तुतः लोकतांत्रिक राजनीति और राजनीतिक दल में चोली दामन का संबंध है। सुदूर किसी कोने का आम भारतीय राजनीतिक दल को ही लोकतंत्र और सरकार का पर्याय मान लेता है। ऐसे में राजनीतिक दलों की आवश्यकता पर विचार करना प्रासंगिक है। बच्चों, यहां यह तथ्य रोचक है कि करीब 100 बरस पहले दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों में ही गिनती के राजनीतिक दल थे, किंतु आज गिनती के ही देश हैं जहां राजनीतिक दल नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या हम राजनीतिक दल विहीन लोकतंत्र की कल्पना कर सकते हैं? यदि ऐसी कल्पना है तो फिर क्या होगा? बच्चों, ऐसे में आम चुनाव में सभी उम्मीदवार स्वतंत्र या फिर निर्दल चुनाव में होंगे। नतीजों के बाद सरकार का गठन तो हो सकता है, लेकिन उसका चल पाना मुश्किल होगा, क्योंकि किसी बड़े नीतिगत मसले पर एक मत हो पाना लगभग असंभव होगा। इसीलिए राजनीतिक दल जरूरी है, क्योंकि बड़े नीतिगत फैसले के लिए हमें
किसी न किसी माध्यम या फिर एजेंसी की जरूरत होगी जो विविधताओं से भरे समाज में किसी एक फैसले पर पहुंच सके। इसलिए लोकतंत्र में राजनीतिक दल एक अनिवार्य शर्त है। राजनीतिक दलों की संख्या। प्रश्न उठता है कि लोकतंत्र में कितने राजनीतिक दल होने चाहिए। बच्चों, इसका कोई पक्का उत्तर दे पाना कठिन है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में लगभग 750 से ज्यादा राजनीतिक दल हैं। वैसे मोटे तौर पर विश्व के देशों में 3 तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। पहला, एक दलीय व्यवस्था। कई देशों में सिर्फ एक ही दल को सरकार बनाने और चलाने की अनुमति है। चीन में ऐसी ही व्यवस्था है। लेकिन एक दलीय व्यवस्था की कुछ अच्छाइयां भी हैं, अर्थात इसके कुछ गुण भी हैं। हम 2 गुणों की चर्चा करेंगे। पहला, त्वरित निर्णय। एक दलीय व्यवस्था में किसी भी मसले पर हम तुरंत निर्णय ले पाते हैं। और दूसरा, राजनीतिक स्थिरता। एक दलीय व्यवस्था में राजनीतिक स्थिरता बनी रहती है और कभी कोई बड़ी मुश्किल पैदा नहीं हो पाती। लेकिन बच्चों, एक दलीय व्यवस्था में कुछ दोष भी हैं और आलोचक पहला और बड़ा दोष यही बताते हैं कि एक दलीय व्यवस्था लोकतंत्र की परंपराओं के विरुद्ध है, क्योंकि यहां चुनने की आजादी नहीं होती है। बच्चों, ये विजुअल्स भारत निर्वाचन आयोग का है जो नई दिल्ली में है। भारत निर्वाचन आयोग पूरे चुनाव सिस्टम को संचालित करता है, नियंत्रित करता है और राजनीतिक दलों को मान्यता देता है। दूसरी जो व्यवस्था है उसे 2 दलीय व्यवस्था कहा जाता है। कुछ देशों में सत्ता प्रायः 2 प्रमुख दलों के बीच बदलती रहती है। अमेरिका और इंग्लैंड में ऐसी ही व्यवस्था है। 2 दलीय व्यवस्था का उजला पक्ष यह है कि यह व्यवस्था ज्यादा स्थिर होती है, लेकिन इस व्यवस्था का एक श्याम पक्ष भी है। ऐसी व्यवस्था में बहुसंख्यक हावी हो जाते हैं। जैसा हमने पहले पाठ सत्ता की साझेदारी में देखा कि श्रीलंका में बहुसंख्यक तमिलों के ऊपर हावी हो गए थे। यह 2 दलीय व्यवस्था की बुराई या कमी है। तीसरी जो व्यवस्था है उसका नाम है बच्चों बहुदलीय व्यवस्था। जब कई दल सत्ता के लिए संघर्ष करते हैं और उन सभी के पास सरकार बनाने का उचित और समान अवसर होता है तो इसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। अपने देश भारत में ऐसी ही व्यवस्था है। बहुदलीय व्यवस्था के 2 गुण हैं। पहला, अधिक विकल्प और दूसरा, अधिक लोकतांत्रिक। लेकिन बहुदलीय व्यवस्था के 2 दोष भी बताए जाते हैं। पहला, राजनीतिक अस्थिरता और दूसरा, घालमेल की संभावना। बच्चों, भाग 1 के प्रमुख बिंदुओं जिसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करनी थी हमने चर्चा कर ली। आइए अभ्यास के प्रश्न के रूप में कुछ प्रश्नों को हम देखते हैं और तौलते हैं कि इस पाठ में आप क्या सीखे, क्या समझे और कितना अपने स्मृति पटल में अंकित कर पाए। पहला प्रश्न है, राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है? दूसरा प्रश्न है, राजनीतिक दल के कोई 5 कार्य लिखिए। तीसरा प्रश्न है,
हमें राजनीतिक दल की क्यों आवश्यकता है? चौथा, भारत में चुनाव आयोग में पंजीकृत दलों की संख्या कितनी है? और पांचवा तथा अंतिम प्रश्न है, किस देश में दो दलीय शासन व्यवस्था है? बच्चों, वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इन सभी प्रश्नों का उत्तर देना बहुत आसान और सरल है। प्रिय विद्यार्थियों, मुझे लगता है कि आज का पाठ हम आपको अच्छे से पढ़ा पाए, समझा पाए और आप भी इस पाठ को अपने स्मृति पटल पर अंकित कर पाए होंगे। अगले वीडियो में हम पाठ 6 के दूसरे भाग की चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।